हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। एक बार फिर से स्वागत है आप सबका हमारे नए लेक्चर में। गाइस, आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि डिफरेंस बिटवीन कॉन्ट्रैक्ट एंड एग्रीमेंट। जी हाँ, बिल्कुल। आज हम लोग देखेंगे कि कॉन्ट्रैक्ट में और एग्रीमेंट में क्या डिफरेंसेस होते हैं एज पर द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। तो गाइस, आज का जो लेक्चर है वो हमारे बीकॉम के बच्चों के लिए है, क्योंकि बीकॉम में एक सब्जेक्ट है बिजनेस लॉ। ओके, तो वहां पे हमको जो है गाइस इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 पढ़ के जाना है। और आज का लेक्चर हमारे लॉ के बच्चों के लिए भी है और हमारे यूजीसी नेट और जो भी सेट का एग्जाम दे रहे हैं, ओके, उनके लिए भी लेक्चर है। क्योंकि गाइस, अगर आप यूजीसी नेट और सेट का एग्जाम देने वाले हो तो गाइस आपको एक यूनिट मिलेगा लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ द बिजनेस। ओके, तो लीगल एस्पेक्ट्स में गाइस हमको इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पूरा डिटेल में पढ़ के जाना है। ओके, तो गाइस आज का लेक्चर जो है वो बीकॉम के बच्चों के लिए भी है और लॉ के बच्चों के लिए भी है और यूजीसी नेट और सेट कैंडिडेट्स के लिए भी है। ओके, तो आज के लेक्चर को हम लोग शुरू करते हैं। ओके गाइस, आप देख सकते हो स्क्रीन पर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। ओके, तो गाइस पढ़ाने से पहले मैं आप लोगों को एक बात बता दूं कि अभी जो हम लोग पढ़ेंगे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, तो स्पेशली यूजीसी नेट और सेट कैंडिडेट्स के लिए कह रहा हूं कि आपको जो है वो एक एक चीज जो है वो गाइस सिर्फ देखना नहीं है, आपको जो है उसको रिकॉर्ड करके रखना है। ओके, फॉर एग्जांपल जो भी मैं अगर चीज बोलूंगा कि आपको जो है वो इसको रिकॉर्ड करके रखना है, इसको मार्क करके रखना है, तो गाइस आपको जो है एक नोटबुक में जो है इसको रिकॉर्ड करके रखना है। क्योंकि सिर्फ हमको जो है पढ़ना नहीं होता गाइस, अगर आप यूजीसी नेट की प्रिपरेशन कर रहे हो, आपको जो ईच एंड एवरीथिंग जो है वो आपको अपने माइंड में रिकॉर्ड करके रखना है। ओके, तो फॉर एग्जाम्पल जैसे आप देख सकते हो जो टॉपिक का नाम है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। ओके, तो गाइस एक बार लोग ने ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट दे दिया और सामने जो है उसको मैच द कॉलम से फिल करना था, वहां पे डिफरेंट ईयर्स दे दिए। ओके, तो गाइस हमको ये भी याद रखना है कि जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं उसके सामने जो ईयर दिया होता है वो भी जो है गाइस हमको पता होना चाहिए। तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का ईयर कौन सा है? 1872। ओके, तो ये चीज भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, जैसे और भी चीजें होंगी, जैसे कोई भी कॉन्सेप्ट का जो डेफिनेशन होता है, तो डेफिनेशन एक्ट में कौन से सेक्शन में दिया हुआ है, तो उस गाइस सेक्शन को भी हम लोग को याद रखना है। ओके, सेक्शन का भी जो क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है सेट एग्जाम में और नेट एग्जाम में। ओके, तो गाइस सबसे पहले अभी हम लोग देखते हैं कि मीनिंग ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, कि कॉन्ट्रैक्ट का मीनिंग क्या है। कॉन्ट्रैक्ट बेसिकली लॉ में किसको बोला जाता है? ओके, तो पढ़ते हैं हम लोग। अ कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट मेड बिटवीन टू और मोर पार्टीज विथ सम कंसिडरेशन विच द लॉ विल एनफोर्स। तो गाइस दो लाइन है, लेकिन दो लाइन में बहुत बड़ी बात बता दी गई है कि सबसे पहले बताया गया कि जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो बेसिकली एक तरीके का एग्रीमेंट होता है। ओके, तो सबसे पहले तो आज टॉपिक का ही नाम है कि कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट में क्या डिफरेंसेस है। ओके, तो सबसे पहले हमको ये याद रखना है कि कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट ये दो एक अलग अलग चीजें हैं। ओके, तो लेकिन यहां पे बताया गया कि जो कॉन्ट्रैक्ट है वो एक एग्रीमेंट का ही पार्ट होता है, एग्रीमेंट होता है मेड बिटवीन दी टू और मोर पार्टीज। यानी कि अगर कॉन्ट्रैक्ट की अगर हम बात करें तो यहां कॉन्ट्रैक्ट किसी एक पर्सन के साथ नहीं हो सकता। यानी कि एक अकेला सिंगल पर्सन है तो वो कुछ काम कर रहा है तो उसको हम कॉन्ट्रैक्ट नहीं बोलेंगे। वो एक अकेला पर्सन अगर किसी और पर्सन के साथ में कुछ एक्टिविटी करता है तभी हम उसको कॉन्ट्रैक्ट मानेंगे। यहां पे दो लोगों का होना जरूरी है। ओके, तो कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट मेड बिटवीन टू और मोर पार्टीज, यानी कि कम से कम दो लोग चाहिए या दो से ज्यादा भी हो सकते हैं। टू और मोर पार्टीज विथ सम कंसिडरेशन। अभी ये एक इंपॉर्टेंट चीज है कि बोला है कि कॉन्ट्रैक्ट जो है वो एक एग्रीमेंट होता है दो या ज्यादा लोग के बीच में विथ सम कंसिडरेशन, और साथ में जो है गाइस कंसिडरेशन भी चाहिए। कंसिडरेशन का मतलब होता है कि अगर मैं सामने से किसी को कुछ ऑफर कर रहा हूं, ओके, सपोज कि अगर मैं बोल रहा हूं कि मुझे अपना घर बेचना है, ओके, और सामने वाला क्या बोलता है कि मैं आपका घर खरीदता हूं, ओके, मैं आपका क्या करूंगा, घर खरीदूंगा। लेकिन जो है गाइस ये जो डीलिंग हो रही है उसमें मनी भी इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए, यानी कि पैसे का इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए, कुछ कंसिडरेशन होना चाहिए। मैं सामने वाले को घर ऑफर कर रहा हूं तो वो सामने से जो गाइस मुझे वो पैसा देना चाहिए। ओके, तो यहां पे क्या हो गया, मैंने भी सामने वाले को कुछ ऑफर किया, सामने वाले ने भी सामने से मुझे कुछ रिटर्न में दिया। तो गाइस जो रिटर्न में हमको मिलता है सामने वाले से उसको हम लोग बोलते हैं कंसिडरेशन। ओके, और कंसिडरेशन गाइस उसको बोलते हैं हम लोग समथिंग इन रिटर्न। रिटर्न में हमको कुछ तो मिलना चाहिए। अगर हम कुछ कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं किसी के साथ में, हम किसी को कुछ दे रहे हैं तो सामने से गाइस हमको भी जो है वो कुछ तो कंसिडरेशन यानी कि समथिंग इन वैल्यू मिलना चाहिए। ओके, और समथिंग इन रिटर्न यानी कि वो पैसा भी हो सकता है या कोई और दूसरी चीज भी हो सकती है। सामने वाले को मैंने अपना घर दे दिया, उसके बदले में उसने मुझे कोई एक दूसरा घर दे दिया सेम वैल्यू का, तो यहां पे भी इसको भी कॉन्ट्रैक्ट हम लोग बोलेंगे क्योंकि रिटर्न में हमको कुछ तो भी मिला है। ओके, तो यहां पे बताया गया कि कॉन्ट्रैक्ट जो होता है वो पहले तो बता दिया दो या दो से ज्यादा लोग के बीच में होता है,
और विथ सम कंसिडरेशन, यानी कि कंसिडरेशन की यहां पे जरूरत होगी। अगर कंसिडरेशन नहीं प्रेजेंट है तो उस कंडीशन को, उस अरेंजमेंट को हम लोग गाइस कॉन्ट्रैक्ट नहीं बोल सकते। ओके, आगे एक और चीज बताई गई, विच द लॉ विल एनफोर्स। अभी यहां पे जो एनफोर्स लिखा हुआ है उसका कंप्लीट नाम है एनफोर्सिबिलिटी। ओके, अभी अब आगे हम लोग देखेंगे। तो गाइस यहां पे बताया गया कि कंसिडरेशन होना चाहिए प्लस विच विल द लॉ विल एनफोर्स, और जो कंसिडरेशन जो हमारे कॉन्ट्रैक्ट में है वो ऐसी कंसिडरेशन होना चाहिए जिसको गाइस लॉ की नजर में जो है गाइस वो वैलिड कंसिडरेशन होना चाहिए। यानी कि अगर हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट में कुछ भी फ्रॉड होता है, सामने वाला पार्टी कुछ भी हमको फ्रॉड कर देता है, तो गाइस इस सिचुएशन में हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर हमारा कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा, अगर हमारा कंसिडरेशन वैलिड होगा, तो हम लोग जो है उसको सामने वाली पार्टी के ऊपर केस कर सकते हैं, उसको कोर्ट में लेके जा सकते हैं। तो गाइस अगर हम सामने वाली पार्टी को कोर्ट में लेके जा सकते हैं तो उसको बोलते हैं कि हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट है वो इनफोर्सिबल है, यानी कि हम जो है सामने वाली पार्टी के ऊपर केस कर सकते हैं। ओके, अगर गाइस हमारा कॉन्ट्रैक्ट ही इलीगल है, ओके, कानून के खिलाफ है, और जो कंसिडरेशन भी मिल रहा है हमको वो भी जो है गाइस वो इलीगल है, ब्लैक मनी है, कुछ भी हो सकता है, यानी कि इलीगल कुछ भी है, तो गाइस यहां पे जो है वो इनफोर्सिबल होगा ही नहीं, कोर्ट में हम लोग उसको लेके जा ही नहीं सकते। ओके, तो यहां पे कहने का मकसद ये है कि कॉन्ट्रैक्ट ऐसा होता है कि दो लोगों के बीच में होता है या दो से ज्यादा लोगों के बीच में होता है, और कॉन्ट्रैक्ट जब हम करते हैं तो यहां पे क्या होता है, सामने वाला कुछ ऑफर करता है और जो जिसको ऑफर किया जा रहा है वो भी सामने से हमको रिटर्न में कुछ कंसिडरेशन देता है, पैसा देता है, और जो गाइस ये कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है और ये जो कंसिडरेशन दिया जा रहा है वो लीगल होना चाहिए। उसके ऊपर गाइस हम लोग क्या कर सकते हैं, कोर्ट में एक्शन ले सकते हैं, ऐसा कंसिडरेशन होना चाहिए। ओके, इसका मतलब है कि जो लॉ जो है वो गाइस वो इन्फोर्स करना चाहिए हमारे कॉन्ट्रैक्ट को। ओके, तो ऐसी कंडीशन को, ऐसे अरेंजमेंट अगर होता है तो गाइस हम उसको कॉन्ट्रैक्ट बोल सकते हैं। ओके, अभी यहां पे गाइस हम लोग देखते हैं कि डेफिनेशन क्या है कॉन्ट्रैक्ट का। तो गाइस ये जो डेफिनेशन है वो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में दिया गया है, और सेक्शन में दिया है। कौन सा सेक्शन है गाइस, मैंने उसको वहां पे हाईलाइट किया, उसको आपको रिकॉर्ड करके रखना है। क्या लिखा हुआ है, सेक्शन 2 सब सेक्शन एच। ओके, तो गाइस कॉन्ट्रैक्ट को इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में जहां पे लिखा गया है, डिफाइन किया गया है, उसका जो सेक्शन है वो है 2 ब्रैकेट में एच। ओके, तो एच किसका है, कॉन्ट्रैक्ट का, याद रखना है। सेक्शन 2H डिफाइंस द कॉन्ट्रैक्ट एज, अब बताया गया कॉन्ट्रैक्ट को कैसे डिफाइन किया गया है, कैसे एक्सप्लेन किया गया है। तो बताया गया एन एग्रीमेंट एनफोर्सिबल बाय द लॉ इज अ कॉन्ट्रैक्ट, ऐसा एग्रीमेंट जिसकी सुनवाई हम कोर्ट में करवा सकते हैं। ओके, जिसको हम लोग कोर्ट में लेके जा सकते हैं अगर हमारे साथ में कुछ भी फ्रॉड होता है, तो ऐसा एग्रीमेंट अगर है तो उसको बोला जाएगा कि ये कॉन्ट्रैक्ट है। ओके, तो गाइस सिंपल सा लिखा हुआ है, एन एग्रीमेंट, एक ऐसा एग्रीमेंट इन्फोर्सिबल बाय द लॉ इज अ कॉन्ट्रैक्ट, जिसको लॉ इन्फोर्स कर सकता है, यानी कि जिसको गाइस हम किसी सामने वाले के ऊपर केस कर सकते हैं, जिसको लॉ में जो है गाइस यानी कि कोर्ट में सुनवाई हो सकती है ऐसे एग्रीमेंट की, उसको गाइस हम लोग बोलेंगे कि ये वो कॉन्ट्रैक्ट है। ओके, तो ये कॉन्ट्रैक्ट है ऐसा हम लोग बोलेंगे। तो गाइस यहां पे एक फॉर्मूला बनता है, कॉन्ट्रैक्ट इज इक्वल टू, कॉन्ट्रैक्ट में क्या क्या चीजें होना चाहिए, एग्रीमेंट होना चाहिए प्लस एनफोर्सिबिलिटी ऑफ द लॉ होना चाहिए, यानी कि एक एग्रीमेंट होना चाहिए, दो लोगों के बीच में जो है गाइस एक एग्रीमेंट होना चाहिए, सामने वाला एक ऑफर कर रहा है और जिसको ऑफर किया जा रहा है वो क्या कर रहा है, वो उसको एक्सेप्ट कर रहा है, तो ये एक एग्रीमेंट हो गया। ओके, और साथ में क्या होना चाहिए, प्लस एनफोर्सिबिलिटी ऑफ द लॉ। इन्फोर्सिबिलिटी ऑफ द लॉ यानी कि जिसको कानून में जो है गाइस हम लोग सुनवाई करवा सकते हैं उसके कॉन्ट्रैक्ट की, यानी कि अगर हमारे साथ कुछ भी फ्रॉड हो गया तो गाइस सामने वाले पार्टी के ऊपर अगर हम लोग केस कर सकते हैं, उसको बोलते हैं गाइस एनफोर्सिबिलिटी ऑफ द लॉ, यानी कि इस कॉन्ट्रैक्ट को हम लोग कोर्ट तक लेके जा सकते हैं। ओके, इन्फोर्सिबिलिटी ऑफ द लॉ होना चाहिए। आगे देखते हैं गाइस हम लोग, अभी देखते हैं हम लोग के एग्रीमेंट किसको कहा जाता है। ओके, तो पहले तो मैंने बता दिया कि कॉन्ट्रैक्ट एक अलग चीज होता है, एग्रीमेंट एक अलग चीज होता है। ओके, अभी हम लोग को क्लियर हो गया कि कॉन्ट्रैक्ट में क्या क्या होना चाहिए, एग्रीमेंट प्लस एनफोर्सिबिलिटी होना चाहिए। और गाइस एक और इंपॉर्टेंट चीज है कि वहां पे कंसिडरेशन भी होना चाहिए, यानी कि सामने वाला हमको कुछ तो देना चाहिए रिटर्न में। अगर हम लोग कुछ ऑफर कर रहे हैं उसको, मैं अपनी कार ऑफर कर रहा हूं, अपना घर ऑफर कर रहा हूं, बेच रहा हूं, तो सामने से मुझे उसमें जो गाइस पैसे भी मिलने चाहिए। ओके, कंसिडरेशन जरूरी होता है कॉन्ट्रैक्ट में। अभी एग्रीमेंट पढ़ते हैं हम लोग के, एग्रीमेंट क्या है। तो गाइस यहां पे बताया गया सेक्शन 2E डिफाइंस द एग्रीमेंट। तो गाइस इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का जो सेक्शन 2 सब सेक्शन E है, वहां पे डेफिनेशन दी गई है एग्रीमेंट की। कॉन्ट्रैक्ट का क्या था, सेक्शन 2H था, एग्रीमेंट का क्या है, 2 सबसेक्शन E है। ओके, तो गाइस ये भी याद रखना है आपको। क्या लिखा गया एग्रीमेंट के बारे में, एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रॉमिस फॉर्मिंग कंसिडरेशन फॉर ईच अदर इज एन एग्रीमेंट। तो गाइस पूरा ही अलग डेफिनेशन है ये एग्रीमेंट का कॉन्ट्रैक्ट से। यहां पे गाइस इन्फोर्सिबिलिटी आपको देखने को नहीं मिलेगी।
एग्रीमेंट किसको कहते हैं गाइस? एक पर्सन कुछ ऑफर करता है और जिसको ऑफर करता है वो क्या करता है, उस ऑफर को एक्सेप्ट कर लेता है। ओके, तो गाइस इसको हम लोग बोलेंगे एग्रीमेंट। लेकिन यहां पे कंसीडरेशन का होना जरूरी नहीं है। यानी कि फॉर एग्जांपल अगर मैं किसी को अपने घर पे खाने के लिए बुला रहा हूं, मेरे फ्रेंड को, अगर मैं उसको डिनर के लिए बुला रहा हूं, मैंने उसको क्या किया, डिनर ऑफर किया, और मेरा फ्रेंड क्या करता है, उस ऑफर को एक्सेप्ट कर लेता है, बोलता है कि हाँ ठीक है मैं आपके घर पे आऊंगा। तो गाइस यहां पे उस सामने वाले पर्सन को, यानी कि मेरे फ्रेंड को, मुझे रिटर्न में कुछ देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहां पे क्या है, मेरा एक एग्रीमेंट है बस। यहां पे ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं बोलेंगे हम लोग इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एक एग्रीमेंट हुआ है मेरे फ्रेंड के मेरे बीच में कि मैंने उसको डिनर के लिए ऑफर किया है और सामने से उसने उसको एक्सेप्ट किया है। ओके, तो यहां पे मैं उसको ये नहीं बोलूंगा कि चल खाने का पैसा निकाल, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ओके, तो एग्रीमेंट ऐसा होता है कि ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, यानी कि सोशल एग्रीमेंट्स होते हैं। ओके, तो यहां पे गाइस प्रॉमिस होता है दोनों की तरफ से, कि एक पर्सन भी प्रॉमिस करता है, सामने वाला भी प्रॉमिस करता है। मैंने प्रॉमिस किया कि मैं आपको खाना खिलाऊंगा, सामने वाले ने प्रॉमिस किया ठीक है मैं आपके घर पे आऊंगा। ओके, लेकिन यहां पे कंसिडरेशन जो है गाइस वो मिसिंग है, और ये इनफोर्सिबिलिटी भी गाइस यहां पे मिसिंग है। ऐसा नहीं है कि अगर वो खाने पे नहीं आया, ओके, खाने पे नहीं आया तो मैं उसके खिलाफ केस कर दूंगा कोर्ट में, कि कोर्ट को मैं बोलूंगा कि मैंने इसको खाने पे बुलाया था, ये मेरे घर पे तो आया ही नहीं। ओके, तो इसके ऊपर भी केस करो। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, यहाँ पे इनफोर्सिबिलिटी भी नहीं है। कोर्ट जो है हमको जो है लात मार के भगा देगा। ओके, तो कॉन्ट्रैक्ट में गाइस हम लोग कोर्ट में लेके जा सकते हैं सामने वाले पार्टी को, ओके, केस कर सकते हैं। लेकिन एग्रीमेंट जो है गाइस वो सोशल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, उसमें हम लोग गाइस कोई भी केस नहीं कर सकते। ओके, तो यहाँ पे गाइस आप देखोगे कि एग्रीमेंट का फॉर्मूला क्या बनता है, एग्रीमेंट इज इक्वल टू ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस। ओके, तो यहां पे क्या होता है, सामने वाला एक ऑफर करता है और जिसको ऑफर कर रहा है वो क्या करता है, उसको सिंपली एक्सेप्ट कर लेता है, बस इतना ही होता है एग्रीमेंट में। ओके, ऑफर को गाइस प्रपोजल भी बोलते हैं हम लोग, इसलिए मैंने स्लैश करके वहां पे प्रपोजल भी लिखा हुआ है। ओके, यानी कि ऑफर यानी कि प्रपोजल एक ही होता है, यानी कि मैंने सामने वाले को एक प्रपोजल दिया, एक ऑफर दिया, उसने उसको एक्सेप्ट कर लिया। ओके, तो इसको बोलेंगे हम लोग एग्रीमेंट। ओके, यहां पे एक कंक्लूजन दिया हुआ है कि बात क्या समझ में आई हमको, द कॉन्ट्रैक्ट एंड एग्रीमेंट आर टू डिफरेंट थिंग। कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट क्या है, दोनों ही डिफरेंट होते हैं। ऑल दी कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट। यहां पे बताया कि जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं उसमें एग्रीमेंट इंक्लूड है। क्यों इंक्लूडेड है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट में हम लोग ने पढ़ा है कि सामने वाला क्या करता है, ऑफर करता है, और जिसको ऑफर कर रहा है वो उसको एक्सेप्ट कर लेता है। तो यहां पे दो लोग हो गए, दो लोग के बीच में क्या हो गया, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस हुआ। तो ऑफर एंड एक्सेप्टेंस यानी कि इसमें एग्रीमेंट तो इंक्लूड ही हो गया कॉन्ट्रैक्ट में। ओके, और आगे लिखा है बट ऑल दी एग्रीमेंट्स आर नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन जितने भी एग्रीमेंट्स होते हैं उसको हम लोग कॉन्ट्रैक्ट नहीं बोल सकते। क्यों नहीं बोल सकते, क्योंकि एग्रीमेंट पे इनफोर्सिबिलिटी नहीं है। ओके, तो गाइस जो एग्रीमेंट है वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता। जितने भी एग्रीमेंट्स हैं वो सभी को हम लोग कॉन्ट्रैक्ट नहीं बोल सकते। हाँ, लेकिन जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो सभी एग्रीमेंट है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट में जो है गाइस वो ऑफर एंड एक्सेप्टेंस तो आ ही गया, तो ये एग्रीमेंट तो हो ही गया, प्लस इनफोर्सिबिलिटी भी कॉन्ट्रैक्ट में ऐड हो जाती है, तो इसलिए उसको कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। ओके, तो यहां पे ये याद रखना है गाइस हमको कि ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स एग्रीमेंट होते हैं, लेकिन सारे एग्रीमेंट को हम लोग कॉन्ट्रैक्ट नहीं बोल सकते। ओके, अभी हम लोग गाइस इसका डिफरेंस देखते हैं डिस्टिंग्विश बिटवीन के फॉर्मेट में, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट में क्या डिफरेंसेस होते हैं। तो सबसे पहले मीनिंग देखते हैं कि मीनिंग क्या है। अ कॉन्ट्रैक्ट इज अ फॉर्मल लीगली बाइंडिंग एग्रीमेंट बिटवीन टू और मोर पार्टीज विथ सम कंसिडरेशन दैट कैन बी इन्फोर्सिबल इन द कोर्ट ऑफ लॉ। सेम यहां पे बताया गया गाइस, मैंने एक चीज को हाईलाइट किया यहां पे, फॉर्मल। ओके, तो कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, एक फॉर्मल एग्रीमेंट होता है। फॉर्मल एग्रीमेंट किसको बोलते हैं हम लोग, कि अगर हम लोग जो है गाइस किसी जान पहचान वाले से कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रहे हैं। ओके, यानी कि अगर मैं क्या कर रहा हूं, मैं कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूं किसी एक सेलर से जिसको मैं पहचानता नहीं हूं, उसको क्या बोला जाएगा कि ये फॉर्मल एग्रीमेंट है। इनफॉर्मल किसको बोलते हैं, अगर हमारे कोई पहचान वाला होता है, ओके, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इनफॉर्मल एग्रीमेंट बोलते हैं। ओके, तो कॉन्ट्रैक्ट जरूरी नहीं है कि वो इनफॉर्मल होगा, वो कैसा होता है, फॉर्मल नेचर का होता है। ओके, तो यहां पे बताया गया फॉर्मल होता है और लीगली बाइंडिंग एग्रीमेंट होता है। यहां पे अगर हमने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया तो हम लोग कानून की नजर में जो है गाइस वो बंध जाते हैं कि आपको जो है वो उस कॉन्ट्रैक्ट को कंप्लीट करना ही पड़ेगा। अगर मैंने कॉन्ट्रैक्ट कर दिया है कि मुझे जो है घर बेचना है और एग्रीमेंट वगैरह सब साइन हो चुका है, तो गाइस मुझे घर बेचना पड़ेगा और सामने वाले को पैसा देना पड़ेगा मुझे। ओके, तो यहां पे बताया गया कॉन्ट्रैक्ट एक फॉर्मल लीगली बाइंडिंग एग्रीमेंट होता है। ओके, बिटवीन द टू और मोर पार्टीज, दो और दो से ज्यादा लोग के बीच में होता है, विथ सम कंसिडरेशन। और यहां पे कंसिडरेशन का होना जरूरी है। कंसिडरेशन यानी कि समथिंग इन वैल्यू, यानी कि समथिंग इन रिटर्न। मुझे सामने से कुछ तो रिटर्न में मिलना चाहिए, पैसे के फॉर्मेट में मिल सकता है या इन काइंड भी मिल सकता है, यानी कि पैसे को छोड़ के अगर वो सामने से अपनी कुछ प्रॉपर्टी मुझे दे रहा है उसके बदले में, तो भी इसको कॉन्ट्रैक्ट बोलेंगे। ओके, दैट कैन बी इन्फोर्सिबल इन द कोर्ट ऑफ लॉ। ऐसी कंसिडरेशन होना चाहिए, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए जिसकी सुनवाई हम कोर्ट में कर सके, जिसको इन्फोर्स कर सके कोर्ट में। ओके, अभी एग्रीमेंट देखते हैं। एन एग्रीमेंट इज यूजुअली अ इनफॉर्मल एग्रीमेंट।
यहां पे बता दिया जो एग्रीमेंट होते हैं वो इनफॉर्मल नेचर के होते हैं, यानी कि गाइस सोशल एग्रीमेंट्स होते हैं, मेरे फ्रेंड के साथ हो सकता है, मेरे रिलेटिव के साथ हो सकता है, नेबर के साथ में हो सकता है। तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स को हम लोग ऐसे एग्रीमेंट्स को गाइस हम लोग क्या बोलते हैं कि ये एग्रीमेंट्स है। ओके, तो एन एग्रीमेंट इज यूजुअली एन इनफॉर्मल एग्रीमेंट ऑफन अनरिटन बिटवीन टू और मोर पार्टीज विथ और विदाउट द कंसिडरेशन दैट कैन नॉट बी इन्फोर्सिबल इन दी कोर्ट ऑफ लॉ। यहां पे और एक चीज बताई गई कि जो एग्रीमेंट होता है गाइस वो अनरिटन होता है। अभी मैंने किसी अपने एक फ्रेंड को डिनर पे इनवाइट किया, तो मैं क्या उसको एक रिटर्न लेटर देता हूं कि इनवाइट करता हूं उसको कि मुझे मेरे घर पे आना पड़ेगा? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन अगर मैं किसी को अपनी प्रॉपर्टी बेच रहा हूं तो गाइस वहां पे मुझे लिख के देना पड़ता है, यानी कि एग्रीमेंट बनाना पड़ता है, उस पर सिग्नेचर होती है दोनों पार्टीज की, बराबर। तो यहां पे एग्रीमेंट में बताया गया कि ये एक अनरिटन जो है वो कॉन्ट्रैक्ट होता है, अनरिटन एग्रीमेंट होता है बिटवीन टू और मोर पार्टीज विथ और विदाउट दी कंसिडरेशन। यहां पे जो है गाइस कंसिडरेशन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ओके, फॉर एग्जाम्पल अगर मेरा कोई पहचान वाला है, उसको मैंने जो है वो ट्यूशन दे दिया, उसको मैंने पढ़ा दिया, ओके, और मैं उससे कुछ चार्ज नहीं कर रहा हूं, लेकिन सामने से फिर भी जो है गाइस वो मुझे क्या कर देता है, अपनी फीस पेमेंट कर देता है। तो गाइस यहां पे मैं फीस अगर उससे ले लेता हूं तो यहां पे कंसिडरेशन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन जरूरी नहीं होता है एग्रीमेंट में कंसिडरेशन होना। ओके, तो यहां पे बताया गया कि यहां पे विथ और विदाउट दी कंसिडरेशन, कंसिडरेशन चाहो तो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, लेकिन इसको गाइस हम लोग इन्फोर्सिबल नहीं कर सकते, यानी कि कोर्ट में जो है गाइस इसको सामने वाली पार्टी को लेके जा नहीं सकते और उसके ऊपर केस नहीं कर सकते। इनफॉर्मल एग्रीमेंट है क्योंकि ये एग्रीमेंट है। ओके, तो एग्रीमेंट में याद रखना है गाइस, हम लोग कोर्ट में जो है वो सामने वाली पार्टी के ऊपर केस नहीं कर सकते। ओके, क्योंकि ये इनफॉर्मल नेचर का एग्रीमेंट होता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, एग्जाम्पल बताया गया, Mr. A offer his car for selling to Mr. B for 1 लाख रुपीज। Mr. B accept this proposal। तो गाइस कॉन्ट्रैक्ट का एग्जांपल आप देख सकते हो कि मिस्टर ए है, उसके पास अपनी एक कार है, वो क्या कर रहा है, वो ऑफर करता है मिस्टर बी को कि मुझे अपनी कार क्या करना है, बेचना है, और सामने से मिस्टर बी जो है वो क्या कर देता है, उस ऑफर को क्या कर देता है, एक्सेप्ट कर देता है, एक्सेप्ट दी प्रपोजल। और वो गाइस यहाँ पे कंसिडरेशन बताएगा कि कार कितने की बेच रहा है, वो 1 लाख रुपीज की। ओके, तो गाइस यहाँ पे एक ऑफर हुआ और सामने वाली पार्टी ने उस ऑफर को, उस प्रपोजल को एक्सेप्ट भी कर लिया, तो ये एग्रीमेंट हो गया। प्लस यहां पे इन्फोर्सिबिलिटी भी ऐड हो जाएगी क्योंकि यहां पे 1 लाख रुपीज जो है गाइस वो प्रेजेंट है, कंसिडरेशन यहां पे प्रेजेंट है। तो गाइस यहां पे हम लोग जो है वो अगर वो कार जो है वो बेचता नहीं है पैसे लेने के बावजूद भी, तो वो बायर क्या कर सकता है, मिस्टर बी जो है वो ए के ऊपर जो है वो केस कर सकता है। ओके, और इसका गाइस यहां पे हमको डॉक्यूमेंटेशन भी करवाना पड़ेगा अगर हमको लॉ में इन्फोर्स करना है तो डॉक्यूमेंटेशन भी जरूरी होता है कॉन्ट्रैक्ट में। बी में देखते हैं गाइस हम लोग, मतलब एग्रीमेंट में देखते हैं, मिस्टर जेड ऑफर अ डिनर टू हिज फ्रेंड मिस्टर वाई एंड मिस्टर वाई एक्सेप्ट दिस ऑफर। सिंपल सा है कि एग्रीमेंट, यानी कि मिस्टर जेड एक है, उसने अपने दोस्त को क्या कर दिया, डिनर पे बुलाया, ओके, और मिस्टर वाई ने क्या कर दिया, उस ऑफर को जो है वो एक्सेप्ट कर लिया। तो गाइज यहां पे आप देख रहे हो कि यहां पे कुछ चार्ज कर रहा है क्या, वो मिस्टर जेड कुछ चार्ज कर रहा है क्या खाना खिलाने का, नहीं चार्ज कर रहा है क्योंकि वो उसका फ्रेंड है। ओके, तो यहां पे गाइज मिस्टर वाई जो है वो उसके ऊपर केस नहीं कर सकता जेड के ऊपर कि तूने मेरे को खाने पे बुलाया था और वो जो है खाना खिलाने से डिनाई कर देता, यानी कि मना कर देता कि मैंने कहा तेरे को बुलाया। तो गाइज यहां पे मिस्टर वाई जो है वो मिस्टर जेड के ऊपर कोई भी केस नहीं करेगा क्योंकि ये जो है वो इनफॉर्मल एग्रीमेंट है। ओके, अभी आगे देखते हैं फॉर्मूला क्या है गाइस। तो फॉर्मूला भी कभी कभार पूछ लेता है, तो फॉर्मूला याद रखना है कि जो कॉन्ट्रैक्ट है उसका फॉर्मूला क्या है, अ कॉन्ट्रैक्ट इज एक्सेप्टेड प्रॉमिस प्लस एनफोर्सिबिलिटी ऑफ द लॉ। ओके, तो गाइस कॉन्ट्रैक्ट में क्या है, एक्सेप्टेड प्रॉमिस है। एक्सेप्टेड प्रॉमिस किसको बोलते हैं, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस को हम लोग बोलते हैं एक्सेप्टेड प्रॉमिस। ओके, तो कॉन्ट्रैक्ट इज इक्वल टू एग्रीमेंट प्लस एनफोर्सिबिलिटी। तो कॉन्ट्रैक्ट में एग्रीमेंट भी इंक्लूडेड होता है और प्लस लॉ की इन्फोर्सिबिलिटी भी होना चाहिए। अभी हम लोग एग्रीमेंट में देखते हैं, एन एग्रीमेंट इज एक्सेप्टेड प्रॉमिस ओनली। लेकिन एग्रीमेंट क्या है, सिर्फ एक प्रॉमिस होता है जिसको हम लोग एक्सेप्ट करते हैं। ओके, यहां पे इन्फोर्सिबिलिटी नहीं होती। तो गाइस यहां पे आप फॉर्मूला देख सकते हो, एग्रीमेंट इज इक्वल टू ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस। यहां पे एक पार्टी ऑफर करती है और सामने वाला पार्टी जो है उसको एक्सेप्ट कर लेता है, बस इतना ही होता है एग्रीमेंट। ओके, यहां पे गाइस मनी भी इन्वॉल्वमेंट नहीं हो सकता, मनी का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, यानी कि कंसिडरेशन का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। ओके, और इन्फोर्सिबिलिटी भी यहां पे नहीं होती है। ओके, सेक्शन का पॉइंट है, चौथा पॉइंट है। तो गाइस कौन सा सेक्शन में बताया है ये कॉन्ट्रैक्ट के बारे में और एग्रीमेंट के बारे में, तो याद रखना है कि सेक्शन 2H जो है गाइस इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, वो डिफाइन करता है कॉन्ट्रैक्ट को, और सेक्शन 2E जो है वो डिफाइन करता है एग्रीमेंट को, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में। आगे बढ़ते हैं, फिफ्थ पॉइंट है इंटर रिलेशनशिप। ओके, तो गाइस इंटर रिलेशनशिप में बताना है हमको कि सारे कॉन्ट्रैक्ट क्या एग्रीमेंट होते हैं या सारे एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। देखते हैं हम लोग क्या लिखा है, ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट। जितने भी कॉन्ट्रैक्ट हैं वो सभी एग्रीमेंट होते हैं। अभी हम लोग ने देखा कि कॉन्ट्रैक्ट में एग्रीमेंट प्लस यानी कि इंक्लूड होता है। इट मींस कॉन्ट्रैक्ट इंक्लूड्स एन एग्रीमेंट, कॉन्ट्रैक्ट में इंक्लूड होता है एग्रीमेंट। अब देखते हैं एग्रीमेंट में,
ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट। जितने भी एग्रीमेंट्स होते हैं सारे एग्रीमेंट्स को हम लोग कॉन्ट्रैक्ट नहीं बोल सकते। इट मींस एग्रीमेंट डज नॉट इंक्लूड कॉन्ट्रैक्ट। तो कॉन्ट्रैक्ट में तो एग्रीमेंट इंक्लूड होता है, लेकिन एग्रीमेंट में कॉन्ट्रैक्ट इंक्लूड नहीं है, क्योंकि यहां पे इन्फोर्सिबिलिटी और कंसिडरेशन जो है गाइस मिसिंग है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। 6 पॉइंट है कंसीडरेशन। कंसीडरेशन मैंने पहले बता दिया, समथिंग इन रिटर्न। सामने से हमको जो है गाइस रिटर्न में कुछ तो वैल्यू में मिलना चाहिए, जिसकी लॉ की नजर में जो है गाइस वो वैल्यू होना चाहिए उसकी। तो देखते हैं हम लोग यहां पे कॉन्ट्रैक्ट की बात करें तो कंसीडरेशन इज मैंडेटरी इन दी कॉन्ट्रैक्ट। मैंडेटरी यानी कि कंपलसरी, कंसीडरेशन जो है वो होना जरूरी है कॉन्ट्रैक्ट के केस में। लेकिन एग्रीमेंट में हम लोग पढ़ेंगे तो देखते हैं कंसीडरेशन मे और मे नॉट बी प्रेजेंट इन दी एग्रीमेंट। तो एग्रीमेंट में जो है गाइस जरूरी नहीं है, कंसीडरेशन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग। पॉइंट नंबर 7 है स्कोप। ओके, तो स्कोप बताना है कि कॉन्ट्रैक्ट का स्कोप ज्यादा बड़ा है क्या एग्रीमेंट का बड़ा है। तो गाइस यहां पे बताया गया द स्कोप ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट इज लिमिटेड नैरो एज इट इज इंक्लूड्स ओनली द कमर्शियल एग्रीमेंट। तो गाइस अगर एग्रीमेंट से कंपेयर करें कॉन्ट्रैक्ट को, तो कॉन्ट्रैक्ट का स्कोप जो है वो नैरो है, यानी कि लिमिटेड है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट जो है गाइस सिर्फ कमर्शियल चीजों में हम लोग देख सकते हैं। अगर घर बेचना है, प्रॉपर्टी बेचना है, दुकान बेचना है, तो गाइस ये क्या है, कमर्शियल एक्टिविटीज है, इसमें सामने से हम लोगों को पैसा मिल रहा है। ओके, तो कॉन्ट्रैक्ट में जो है गाइस सिर्फ क्या होता है, कमर्शियल एक्टिविटीज का एंगेजमेंट होता है, इसलिए गाइस इसका स्कोप बताया गया कि लिमिटेड होता है। लेकिन अगर मैं बात करूं एग्रीमेंट का, तो गाइस एग्रीमेंट का स्कोप कैसे है, द स्कोप ऑफ द एग्रीमेंट इज रिलेटिवली वाइडर। वाइडर यानी कि ज्यादा होता है, एज इट इंक्लूड्स बोथ द कमर्शियल एंड सोशल एग्रीमेंट। तो गाइस जो एग्रीमेंट है उसमें जो गाइस दोनों एग्रीमेंट्स आते हैं, सोशल एग्रीमेंट्स भी आते हैं और कमर्शियल भी एग्रीमेंट आते हैं। कमर्शियल एग्रीमेंट कैसे आएंगे एग्रीमेंट में, कि फॉर एग्जांपल अगर एक होलसेलर है, होलसेलर क्या करता है, एक रिटेलर को जो है वो माल सप्लाई करता है, और जो रिटेलर है वो उसको पेमेंट नहीं करता, वो क्या करता है, उसको क्रेडिट पे सामान लेके जाता है। तो होलसेलर ने क्या करके रखा है, उसको ट्रेड क्रेडिट पे बेचा है, यानी कि क्रेडिट पे बेचा है रिटेलर को। तो गाइस यहां पे एग्रीमेंट हुआ क्योंकि वो जो होलसेलर है और जो रिटेलर है वो दोनों जो है एक दूसरे को अच्छे से पहचानते हैं, दोनों में अच्छा रिलेशनशिप है। ओके, तो यहां पे माल जो है वो सप्लाई हो गया होलसेलर की तरफ से, रिटेलर को माल मिल गया, लेकिन पेमेंट नहीं हुआ, कंसीडरेशन नहीं मिला उसको, होलसेलर को। ओके, तो यहां पे ये इसको हम लोग बोलेंगे कमर्शियल एग्रीमेंट। ओके, तो यहां पे कंसीडरेशन प्रेजेंट नहीं है एट द टाइम ऑफ मेकिंग द एग्रीमेंट, लेकिन इसको फिर भी हम लोग जो है गैस के बोलेंगे कि ये कमर्शियल एग्रीमेंट है। ओके, और सोशल एग्रीमेंट किसको बोलेंगे, अगर किसी ने किसी को खाने पे बुला दिया, ओके, अगर किसी ने किसी को कुछ काम करने के लिए बुला दिया, फॉर एग्जांपल मेरा एक दोस्त है, अगर है इलेक्ट्रिशियन है, उसको मैंने बुला दिया कि भाई घर की लाइट बना दे। ओके, तो वो मेरे से क्या करता है, कुछ चार्ज नहीं करता है, क्योंकि मेरा वो फ्रेंड है। तो यहां पे क्या हुआ, एक एग्रीमेंट हुआ हम लोग के दोनों के बीच में, लेकिन सामने वाले ने कुछ चार्ज नहीं किया। ओके, तो यहां पे सोशल एग्रीमेंट भी इंक्लूडेड होते हैं और कमर्शियल एग्रीमेंट भी इंक्लूड होते हैं एग्रीमेंट में। ओके, तो इसलिए इसका जो स्कोप है गाइस वो क्या है, वाइडर है, यानी कि बड़ा है। ओके, तो गाइस बस यही था कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट के बीच में डिफरेंस। आज के लेक्चर को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। होप के गाइस आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट लेक्चर में गाइस हम लोग देखेंगे कि कॉन्ट्रैक्ट के एसेंशियल एलिमेंट्स क्या है। ओके, एक कॉन्ट्रैक्ट में गाइस क्या क्या चीजों का होना जरूरी होता है, तभी उसको हम लोग कॉन्ट्रैक्ट बोल सकते हैं। उसकी पूरी एक लिस्ट है गाइस, उसके ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके, तो वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नेक्स्ट लेक्चर में जो गाइस हम लोग उसको कवर करेंगे। ओके, तो अगर आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगता है तो प्लीज को लाइक करिए, दोस्तों में शेयर करिए, और चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब करिए। और एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन बताना चाहता हूं गाइस कि मैंने शुरू किया है आईएएस कॉमर्स क्लास की ऑफलाइन क्लासेस। ओके, आपको स्क्रीन पे पैम्पलेट दिख रहा होगा। जो भी बच्चे इंटरेस्टेड है गाइस वो मुझे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं या गिवन एड्रेस पे विजिट कर सकते हैं। हम लोग पढ़ाते हैं 11 से लेके एमकॉम तक के बच्चों को हम लोग पढ़ाते हैं। ओके, तो 11, 12, एमकॉम, बीकॉम सभी बच्चों को हम लोग पढ़ाते हैं। ओके, तो जब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।